कुमार आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। उससे पहले हम बात करेंगे साइंस के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। साइंस जो है इसकी उत्पत्ति किससे हुई, कौन कौन सी ब्रांच में इसको हम पढ़ते हैं और क्या क्या इसके बारे में सिलेबस जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हम। सबसे पहले यदि बात की जाए साइंस की, तो साइंस जो है इसकी उत्पत्ति हुई थी साइंटिया वर्ड से। किससे हुई थी? साइंटिया वर्ड से। और साइंटिया का अर्थ होता है जानना। साइंटिया का अर्थ होता है जानना। यदि बात की जाए ये किस भाषा का वर्ड था, तो साइंटिया जो है ये लैटिन भाषा का वर्ड था। और सबसे पहले साइंस के बारे में जो तथ्य दिए थे वो दिए थे अरस्तु ने। अरस्तु ने भी किस शाखा के बारे में तथ्य दिए, तो वो दिए गए थे बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी में भी किसके बारे में, तो बायोलॉजी को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं अपन, एक जूलॉजी और दूसरा है बॉटनी। तो जूलॉजी के बारे में सबसे पहले अरस्तु ने बताया था। इसीलिए विज्ञान का पिता जो माना जाता है वो माना जाता है अरस्तु को। लेकिन विज्ञान में प्रयोगात्मक तथ्य के आधार पर यदि आपसे पूछा जाए सबसे पहले प्रयोगात्मक तथ्य किसने दिए, तो आप जवाब देंगे प्रयोगात्मक तथ्य दिए थे डॉक्टर सीवी रमन ने। किसने दिए थे? डॉक्टर सीवी रमन ने। और डॉक्टर सीवी रमन ने प्रकाश के रमन प्रभाव की खोज की थी। इसके लिए इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष हम 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं, क्योंकि 28 फरवरी 1930 को नोबेल पुरस्कार मिला था किसको? डॉक्टर सीवी रमन को। तो विज्ञान दिवस बताना है आपको कब मनाते हैं? 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष। किस लिए मनाते हैं? सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, उसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सबसे पहले साइंस के बारे में किसने बताया? तो अरस्तु ने बताया था। कौन से वर्ड से उत्पत्ति हुई है इसकी? साइंटिया से। इसका मतलब क्या होता है? जानना। अब बात की जाए साइंस जो है इसके पार्ट कितने हैं, तो साइंस को हम 3 पार्ट में अलग अलग डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक तो है फिजिक्स या भौतिक विज्ञान, दूसरा है केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान, और तीसरा है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है इन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आगे जाकर ये फिजिक्स भी डिवाइड हो जाती है, बायोलॉजी भी डिवाइड हो जाती है और केमिस्ट्री भी डिवाइड हो जाती है। फिजिक्स जो है इसकी उत्पत्ति हुई थी फ्यूसिस वर्ड से। किससे हुई थी? फ्यूसिस वर्ड से। और फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर या प्रकृति। फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है? नेचर या प्रकृति। इंट्रो आप पहले पढ़ चुके हो, इसलिए थोड़ा स्पीड में ज़्यादा रख रहा हूँ। पहले ये पढ़ लिया होगा आपने, इंट्रो आपको बता दिया होगा स्टार्टिंग की क्लास में। देखिए फिजिक्स की उत्पत्ति हुई थी किससे? फ्यूसिस वर्ड से। फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है? नेचर या प्रकृति। ये जो साइंटिया वर्ड था ये तो लैटिन भाषा का वर्ड था, लेकिन फ्यूसिस के लिए यदि पूछा जाए तो आप बताएंगे फ्यूसिस ग्रीक भाषा का वर्ड था। कौन सी भाषा का वर्ड था? ग्रीक भाषा का। केमिस्ट्री जो है इसकी उत्पत्ति हुई है कीमिया से। केमिस्ट्री की उत्पत्ति किससे? कीमिया। और कीमिया का अर्थ होता है ब्लैक बॉडी या काला पदार्थ। कीमिया का अर्थ क्या होता है? काला पदार्थ। अब बायोलॉजी का अभी लेटेस्ट एग्जाम 2018 में जो राजस्थान पुलिस वाली एग्जाम हुई है उसमें पूछा गया था बायोलॉजी शब्द निम्न में से किस शब्द से बना है। तो बायोलॉजी जो है ये 2 अलग अलग शब्दों से बना है। एक है बायोज प्लस दूसरा है लोगस। ज़्यादातर इसको करके क्या आए थे? बायो प्लस लॉजी इसको करके आए थे, जो बिल्कुल इनकरेक्ट था, गलत जवाब था। तो आपको बताना है बायोलॉजी की उत्पत्ति किससे हुई है? बायोज प्लस लोगस से हुई है। बायोज जो है इसका तो मतलब होता है जीव या जीवन, और लोगस का अर्थ होता है स्टडी या अध्ययन। यानी विज्ञान की जिस शाखा में जीवधारियों का या जीवन का अध्ययन किया जाएगा वही क्या कहलाएगी? बायोलॉजी। बायोलॉजी को अगेन डिवाइड करते हैं अपन, तो एक तो आती है बॉटनी और दूसरी आती है जूलॉजी। जूलॉजी का मतलब है जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान, और बॉटनी का मतलब है वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान। तो 2 अलग पार्ट इसके हैं। अब यदि इनके फादर की बात की जाए, साइंस का तो हमने बात की, साइंस के तो पिता कौन थे? अरस्तु। और अरस्तु के बारे में भी ज़्यादा डिटेल पूछेगा यदि, तो ये पूछा जा सकता है अरस्तु निवासी कहाँ के थे। तो आपको बताना है अरस्तु निवासी थे स्टेगेरिया सिटी के। कौन सी सिटी? स्टेगेरिया, जो यूनान में है। यूनानी दार्शनिक उनको कहा जाता है। इनके जो गुरु थे अरस्तु के, वो गुरु तो थे प्लेटो, और इनके शिष्य थे सिकंदर महान, जिनका नाम सुना होगा। लड़ाइयाँ लगभग 99 लड़ाइयाँ उन्होंने लगभग एक साथ जीती थी, तो वो इनके शिष्य थे। अब बात की जाए फिजिक्स की, तो फिजिक्स को भी अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो पहले के समय में, पुराने समय में जो फिजिक्स चलती थी, और एक जो अभी चल रही है। पुराने समय में जो चलती थी उसको कहा जाता है एंशिएंट फिजिक्स। क्या कहा जाता है? एंशिएंट फिजिक्स या चिर संवत भौतिकी। और एंशिएंट फिजिक्स का पिता माना जाता है न्यूटन को। किसको माना जाता है? न्यूटन को। इनका पूरा नाम था सर आइजैक न्यूटन। क्या नाम था?
बोलोगे नहीं तो याद भी नहीं होगा, साथ के साथ बोला करो नामों को, जो आधा यहीं पे उच्चारण करोगे तो याद हो जाएगा। सर आइजैक न्यूटन जो थे वो कौन थे? फिजिक्स जो पहले चलती थी उसके जनक माना जाता है। कहानी इनकी सुनी होगी आपने, सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, अचानक से ऊपर से एक सेब इनके पास में आके गिरा, खड़े हुए, खड़े होके चलने लगे। इन्होंने सोचा पता नहीं पेड़ वेड़ में से ऐसे अचानक गिर गया होगा, खड़े हुए वैसे ही एक दूसरा इनके पास में और गिरा। फिर इन्होंने सोचा कि कोई ना कोई हो सकता है मेरे से इसकी दुश्मनी हो, दुश्मनी निकाल रहा हो पेड़, ये सेब मेरे ऊपर ही आके गिर रहा है, और कहीं तो गिरना चाहिए था, आसपास जा सकता था, ऊपर जा सकता था, नीचे जा सकता था। थोड़ा सा चल के आगे आए तो इन्होंने देखा कि जितने भी पक्षी हैं, जितने भी जानवर हैं, पक्षी उड़ रहा है लेकिन कुछ समय बाद आके या तो पेड़ की टहनी पर बैठेगा या फिर ज़मीन पर आके बैठेगा। जानवर जितने भी चल पा रहे हैं वो पृथ्वी पर चल पा रहे हैं, खुद जो न्यूटन सर चल रहे थे वो भी ज़मीन पर चल रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो पृथ्वी के अंदर ऐसा गुण होगा जिसके कारण ये सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है या आकर्षित करती है, और इसी आकर्षण के गुण को इन्होंने नाम दिया गुरुत्वाकर्षण। क्या नाम दिया? तो आपसे पूछा जाए सबसे पहले फिजिक्स में न्यूटन ने नियम किसके दिए? तो गति से पहले नियम दिए थे गुरुत्वाकर्षण के। किसके नियम दिए? गुरुत्वाकर्षण। अब गुरुत्वाकर्षण के बाद में फिर एक और चीज़ सोची इन्होंने, चलो पृथ्वी तो इसको खींच रही है लेकिन सेब ऊपर से नीचे भी तो आया है, तो आने में कुछ ना कुछ कार्य तो इसने किया होगा, और उस कार्य को इन्होंने नाम दिया गति। क्या नाम दिया? तो सबसे पहले यदि पूछा जाए गति के नियम की जानकारी किसे थी तो न्यूटन नहीं बताना है। क्यों नहीं बताना है उसका भी रीज़न बता रहा हूँ, क्योंकि गति के नियम जो हैं वो हैं 3। पहला नियम जड़त्व का नियम, दूसरा नियम जो है वो संवेग संरक्षण से संबंधित है, और तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया संबंधित है। इनमें जो पहला जड़त्व का नियम है ये न्यूटन से पहले बता दिया था गैलीलियो गैलीली ने। किसने बताया था? गैलीलियो गैलीली ने। इसीलिए यदि आपसे पूछा जाए कि गति के नियम की जानकारी सबसे पहले किसे थी तो आप बताओगे गैलीलियो को जानकारी थी। किसको जानकारी? लेकिन उन्होंने केवल पहला ही नियम या जड़त्व का नियम ही दिया था, उसके बाद के जो नियम हैं वो दिए थे किसने? न्यूटन ने। तो सबसे पहले फिजिक्स के बारे में न्यूटन सर ने कौन सा नियम दिया? गुरुत्वाकर्षण। कौन सा नियम दिया? उसके बाद में नियम दिए गति के, और कितने नियम दिए गए? 3। अब ये भी पूछा जा सकता है ये नियम जो थे हमें कैसे पता चला कि ये न्यूटन नहीं दिए? भाई कोई और देके गया हो, क्या पता है? तो इसलिए अगर पूछा जाए कि इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है तो न्यूटन सर ने एक पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपिया। कौन सी पुस्तक लिखी थी? प्रिंसिपिया। 1687 में ये पुस्तक लिखी थी। इसका यदि आपसे राइटर पूछा जाए तो भी आपको बताना है न्यूटन। प्रिंसिपिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? न्यूटन के द्वारा, जिससे हमें जानकारी मिलती है कि न्यूटन ने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण नियम दिए और उसके बाद में गति के नियम इन्होंने दिए थे। अभी जो मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स का पिता माना जाता है आइंस्टीन को। किसको माना जाता है? आइंस्टीन को। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे इनको माना जाता है आधुनिक भौतिकी का जनक। अब आगे की बात की जाए केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री का जनक माना जाता है लेवाइसिए को। किसको माना जाता है? लेवाइसिए। और कई बुक्स में आप इसका नाम देखोगे लेवाजियर भी मिलेगा। क्या नाम मिलेगा? लेवाजियर। तो या तो लेवाइसिए ने या फिर लेवाजियर ने किसका जनक माना जाता है इसको? केमिस्ट्री का। आगे बात की जाए बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी का जनक तो कौन है? जो साइंस का जनक है, कौन है साइंस का जनक? अरस्तु। अगर पूछा जाए इसमें जूलॉजी का जनक कौन है तो भी आपको क्या बताना है? अरस्तु। लेकिन यदि पूछ लिया जाए बॉटनी का पिता कौन है तो बॉटनी का जनक बताएंगे थियोफ्रेस्टस। बोलो कौन है? थियोफ्रेस्टस जो है इनको माना जाता है किसका जनक? बॉटनी का। या फिर कौन सी विज्ञान है? वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान इसको बोला जा सकता है हिंदी में। क्लियर है इतनी बात? क्या हो गया? मेडिकल साइंस का जनक भी इनको ही माना जाता है, बिल्कुल हाँ। अब देखिए एक और चीज़, बायोलॉजी जो है इसका भी आधुनिक पिता कोई होगा। इसका आधुनिक पिता माना जाता है कैरोलस लीनियस को। किसको माना जाता है? कैरोलस लीनियस। इन्हीं को, कैरोलस लीनियस को द्विनाम पद्धति का जनक भी कहा जाता है। कौन सी पद्धति का जनक? द्विनाम पद्धति कौन सी थी पता है क्या? जिसमें वैज्ञानिक नाम दिए थे सभी जीवधारियों के। जीव बोला किसको जाता है? जीव किसको बोलेंगे? सबको जीव। पादप जीव है क्या? सजीव में पादप नहीं आता क्या? बिल्कुल आता है। पादप भी सजीव में आता है। इसका मतलब जो श्वसन क्रिया करता है वही जीव है या सजीव है, ये मान सकते हैं। श्वसन क्रिया पादप भी करते हैं और अपन भी करते हैं। तो जिनमें श्वसन होगा, वृद्धि विकास होगा, वो सब सजीव होंगे। जिनमें वृद्धि विकास और श्वसन क्रिया नहीं होगी वो क्या होंगे? निर्जीव होंगे। यहाँ यदि बात की जाए, दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं,
साइंस जो है उत्पत्ति किससे हुई? साइंटिया से। साइंटिया का अर्थ क्या होता है? जानना। पिता किसको कहा जाता है? अरस्तु को। इसके बाद में बताइए पुस्तक कौन सी लिखी न्यूटन ने? प्रिंसिपिया। कौन से नियम दिए इसमें प्रिंसिपिया में? गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम दिए। 3 पार्ट जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स का जनक तो किसको कहा जाता है? अब 2 जनक बताएं, इसका मतलब आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा जनक कौन है, तो भी कौन बताना है? जब आपको बोला जाए कि आधुनिक फिजिक्स का पिता कौन है, तब बताना है कौन है? आइंस्टीन। केमिस्ट्री का पिता कौन है? लेवाइसिए। केमिस्ट्री का जनक कौन है? केमिस्ट्री की उत्पत्ति किससे? कीमिया से। अर्थ क्या होता है? काला पदार्थ। बायोलॉजी जो है इसकी उत्पत्ति किससे? बायोज प्लस लोगस। बायोज का अर्थ जीव और लोगस का अर्थ होता है स्टडी। पिता कौन है इसका? अरस्तु। पिता कौन है बायोलॉजी का? अरस्तु। लेकिन आधुनिक पिता कौन है? कैरोलस लीनियस। 2 पार्ट हैं इसके, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी का पिता तो कौन है? अरस्तु। और बॉटनी का पिता किसको कहते हैं? ये तो बेसिक बात है जो आपको जानना जरूरी था। अब इसमें आपके क्वेश्चन उठना चाहिए था एक वैसे। क्या सवाल उठना चाहिए था मैं बताता हूँ। पढ़ने का तरीका, आपको पढ़ना कैसे। टीचर आया, आपको कुछ भी बताया, वो आपने सुन लिया, वो पढ़ना नहीं होता। टीचर जो बता रहा है उसमें से आप कुछ कमी निकालो कि ये कुछ ऐसा हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, या फिर ये क्वेश्चन कोई आपके डाउट दिमाग में चल रहा है, यहाँ पे क्यों आते हो, बुकों में लिखा हुआ खूब पढ़ा है। कमी है क्या बुकों की? 100 रुपये की बुक लाओ साइंस की, उसमें खूब लिखा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी पढ़ो। वो वहाँ पर समझ में नहीं आता, उसको डिस्कस करने के लिए आप कोचिंग आते हो। तो यहाँ पे आके मन में जो भी डाउट हो वो पूछना चाहिए। अब मैं आपसे पूछूंगा, फिर आप कहोगे कि आपने बताया ही नहीं, अब कहाँ से बताएं। चलो इसमें कोई डाउट है क्या? बताओ। नहीं है? 2 चीज़ों के मैंने आधुनिक पिता बताए आपको, अभी फिजिक्स का भी बताया और बायोलॉजी का भी बताया, केमिस्ट्री का नहीं बताया। होना चाहिए था सवाल, जो बताया उसमें से तो होना चाहिए था। चलो बता देता हूँ, आधुनिक पिता इसका है नहीं कोई। क्यों नहीं है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। केमिस्ट्री में अभी तक टोटल नॉन एलिमेंट की संख्या, यानी जो ज्ञात तत्व हैं उनकी संख्या है 118। कितनी संख्या है? उन 118 तत्वों में सबसे छोटा कण माना जाता है फोटोन को। किसको मानते हैं? फोटोन की खोज किससे हुई ये पूछा जाए तो क्वांटम फिजिक्स भी कहा जाता है इस मॉडर्न फिजिक्स को। क्वांटम सिद्धांत दिया तो था मैक्स प्लांक ने। किसने दिया? मैक्स प्लांक ने। लेकिन उस क्वांटम सिद्धांत में मैक्स प्लांक ने केवल ये बताया था कि प्रकाश जो है ये ऊर्जा के बंडलों के रूप में गति करता है, और ऊर्जा के बंडल ऊपर से नीचे आते हैं, गट्ठर आते हैं, ये पैकेट्स एक साथ आते हैं, तरंगों के रूप में या कणों के रूप में गति नहीं करता है। ये बताई थी मैक्स प्लांक ने बात। लेकिन उसके बाद में आइंस्टीन सर ने बताया था कि ये जो बंडल हैं इनके अंदर ऊर्जा के कुछ छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। उन ऊर्जा के कणों को इन्होंने नाम दिया था क्वांटा। क्या नाम दिया था? इसीलिए क्वांटम सिद्धांत कहते हैं इसको। और उन क्वांटा की जो ऊर्जा थी उसको नाम दिया था फोटोन। क्या नाम दिया था? और प्रकृति में जो सबसे हल्का कण है या सबसे छोटा कण है वो कौन सा है? फोटोन, जिसके रूप में प्रकाश गति करता है। तो शर्त ये रखी हुई है इसके लिए कि 118 तत्व के अलावा कोई भी 119वां एलिमेंट जो व्यक्ति खोजेगा, और प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि वो फोटोन कण से छोटा होना चाहिए, उसको हम क्या करेंगे? केमिस्ट्री का आधुनिक पिता बना देंगे। तो अभी 2 जापानी व्यक्ति हैं, एक का नाम है केन्स और दूसरे का नाम है वेन्स। दोनों भाई जैसे नाम लग रहे होंगे आपको, केन्स और वेन्स। ये दोनों व्यक्ति इसके ऊपर अभी प्रयास कर रहे हैं। जो भी फोटोन कण से छोटा कण खोज देगा उनमें से उसी व्यक्ति को क्या कर दिया जाएगा? केमिस्ट्री का आधुनिक पिता बना दिया जाएगा। तो अभी तक केमिस्ट्री का कोई भी आधुनिक पिता नहीं है। अब केवल ये तो इंट्रोडक्शन की बात थी। मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपको फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर आपको बताने वाले हैं, और आराम से शांति से बैठे हुए सुनेंगे। कोई डाउट है अगर आपको लगता है कि ये चीज़ नहीं बताई या कुछ कमी आपको लगती है तो तुरंत आप हाथ खड़ा करेंगे और क्वेश्चन पूछेंगे। पढ़ना सीखो पहले, तभी सीख पाओगे आगे। कुछ पूछा करो, मेरी बात नहीं है। कोई भी टीचर आए, अगर आपके मन में 1% भी डाउट है तो तुरंत पूछो। चलिए देखिए, फिजिक्स में पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम, लाइट या प्रकाश। प्रकाश है क्या, इसको जानने से पहले मैं एक चीज़ आपको पहले बता रहा हूँ। वेव्स का नाम सुना है? तरंगों का। तरंग क्या है? तरंग क्या है? वेव्स होती क्या है, ये पूछ रहा हूँ बस। तरंग क्या है?
एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचनाओं को भेजने का माध्यम है। सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का माध्यम जो होता है वो क्या कहलाता है? और ये तरंग जो है ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो तरंगे जो है ये होती है अनुप्रस्थ और दूसरी होती है अनुदैर्ध्य। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल, ये दो प्रकार की आपके तरंगे होती हैं। इन दोनों में अंतर क्या होता है? देखिए, अनुप्रस्थ तरंगे जो हैं ये हमेशा सीधी रेखा में गति करती हैं। कैसे गति करती है? इसका मतलब है कि एंगल जो इनका बनेगा वो हमेशा परपेंडिकुलर या 90 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री बनेगा? ऐसे ऐसे गति करेंगी। अब ऐसे गति करेंगी, 90 डिग्री एंगल बनाएंगी, फिर इससे फ़र्क क्या पड़ रहा है? ये भी बना सकती है 90 डिग्री। तो फ़र्क इसमें यह है कि यदि ये तरंगे किसी भी माध्यम से टकराती हैं तो टकराने के बाद में ये अपनी दिशा में परिवर्तन नहीं करती हैं, और दिशा में परिवर्तन नहीं करने के कारण ही ये तरंगे जो हैं ये निर्वात में भी गति कर सकती हैं। कहाँ गति कर सकती है? और निर्वात में गति करने का मतलब है कि इनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता, माध्यम होते कौन कौन से हैं? 3 माध्यम हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की अवस्थाओं में भी 3 ही पढ़ते हो आप, ठोस, द्रव और गैस, लेकिन अवस्थाएं होती 5 हैं। चौथी अवस्था जो है वो होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, और 5वीं अवस्था होती है प्लाज्मा, जिसके रूप में ब्लड पाया जाता है आपके शरीर में। तो अवस्थाएं पदार्थ की 5 होती हैं, लेकिन माध्यम होते हैं 3, और अनुप्रस्थ तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। चलो, अनुदैर्ध्य तरंगे जो हैं ये जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री बनाएं, और दूसरी बात यह है कि ये हमेशा जब गति करेंगी तो किस में करेंगी? माध्यम में गति करेंगी। मतलब निर्वात में चल सकती हैं क्या? बोलो, चलेंगी या नहीं चलेंगी? माध्यम में गति नहीं करेंगी? करेंगी या नहीं करेंगी? करेंगी, लेकिन बिना माध्यम के गति नहीं करेंगी। निर्वात कोई माध्यम नहीं है, तो ये तरंगे निर्वात में गति नहीं करेंगी। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पहले बता रहा हूँ, उसी में से पूछूंगा। प्रकाश जो है ये उदाहरण होता है अनुप्रस्थ तरंग का, मतलब माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य का प्रकाश है अपने यहाँ तक आ रहा है, जबकि वायुमंडल जो है कुछ दूरी तक ही पाया जाता है, ऊपर वायुमंडल नहीं है, और वहाँ से भी प्रकाश अपने पास पहुँचता है, तो निर्वात में गति कर सकता है। लेकिन ध्वनि जो है वो ध्वनि उदाहरण होता है अनुदैर्ध्य तरंग का, मतलब ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, तो निर्वात में ध्वनि गति नहीं करेगी। अब मैं आपसे पूछूं कि यदि चंद्रमा पर कोई विस्फोट हो जाए, पहाड़ टूट जाए, बम फूट जाए, कुछ भी हो जाए, 2 ग्रह आपस में टकरा जाएं, तो आपको पहले आवाज़ सुनाई देगी या पहले आपको उनकी चमक दिखाई देगी? चमक पहले दिखाई देगी और आवाज़ बाद में सुनाई देगी। क्या आवाज़? आवाज़ सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वहाँ पर बीच में वायुमंडल उपस्थित नहीं है, तो केवल चमक ही आपको दिखाई देगी। लेकिन वर्षा के समय पर आपने देखा होगा बिजली चमकती है, बिजली चमकती है, आवाज़ भी अपने को सुनाई देती है उसकी, तो क्योंकि यहाँ पर माध्यम है, पहले क्या आएगा? चमक, और आवाज़ सुनाई देगी बाद में, क्योंकि अनुप्रस्थ तरंगे जो हैं इनकी स्पीड जो होती है वो अनुदैर्ध्य तरंग की तुलना में बहुत अधिक होती है। यदि ध्वनि की बात की जाए तो ध्वनि की सबसे ज़्यादा चाल जो है वो सबसे ज़्यादा चाल पाई जाती है एल्यूमिनियम में 6420 मीटर प्रति सेकंड, और स्टील में इसकी चाल पाई जाती है लगभग 5138 मीटर प्रति सेकंड। जबकि यदि बात की जाए प्रकाश की, तो प्रकाश की सबसे ज़्यादा चाल होती है निर्वात में, और निर्वात में प्रकाश की चाल C बराबर होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मुझे बताओ 3 × 10⁸ ज़्यादा है या इधर वाला ज़्यादा है? ज़्यादा कौन सा है? ये। इसका मतलब प्रकाश ध्वनि की तुलना में बहुत ज़्यादा तेज वेग से चलेगा, तो आपको पहले प्रकाश दिखाई देगा और ध्वनि बाद में सुनाई देगी। इतना क्लियर है सबके? अरे हाँ या ना? माध्यम की आवश्यकता कौन सी तरंगों में होगी? अनुदैर्ध्य में तो आवश्यकता होगी, लेकिन अनुप्रस्थ में आवश्यकता। प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ। तो क्या प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी? माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। इसका मतलब निर्वात में गति करेगा, और सबसे ज़्यादा चाल भी कहाँ पाई जाएगी? निर्वात में। कितनी पाई जाएगी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चलिए, इतनी बात समझ में आई कि प्रकाश तरंग कैसी है।
पानी में, हाँ सबका बता देते हैं, चलो अभी चाल पे आने ही वाले थे। सबसे पहले प्रकाश का वेग जो है, आपने पूछा है तो बता देते हैं। प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने ज्ञात किया था 1675 में। किसने ज्ञात किया? रोमर ने। इन्होंने 6 प्रकार के वेग बताए। सबसे ज़्यादा वेग तो बताया निर्वात में, और निर्वात में वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा इन्होंने बताया इससे कम चाल पाई जाती है वायु में, और वायु में पाई जाती है 2.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। एक पूछा है, 5 एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। अगला देखिए, जल में चाल पाई जाती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसके अलावा इन्होंने चाल बताई तारपीन तेल में। तारपीन तेल में इसकी चाल पाई जाती है 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद इन्होंने 5वीं चाल बताई कांच में। कांच में चाल पाई जाती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और लास्ट इन्होंने बताया नायलॉन में, और नायलॉन के अंदर जो चाल पाई जाती है वो पाई जाती है 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये 6 प्रकार के वेग बताए थे किसने? रोमर ने, जिनमें सबसे ज़्यादा वेग किस में बताया? निर्वात में। और इसके हिसाब से सबसे कम किस में बताया? नायलॉन में। कितना पाया जाएगा? 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। बोलो जल में चाल कितनी? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। वायु में कितनी? 2.5 × 10⁸। उसके बाद तारपीन में कितनी? 2.04 × 10⁸। कांच में कितनी? 2 × 10⁸। सबसे कम नायलॉन में कितनी? 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। लास्ट वाला सब में सेम है, ये देख लो, 10⁸ 10⁸ मीटर पर सेकेंड सेम है। याद केवल इतना सा रखना है, इसको भी याद हो जाएगा आराम से। निर्वात याद है तो उससे आधा कम किया, कितना हो गया? वायु की चाल। उससे फिर आधे में से आधा, ये आधा ही तो बचा है, 0.5 बचा है, 0.5 का आधा किया, कितना बचा? 25। उससे फिर आधा ये 0.5 वाला हटा दो, 0.25, केवल 2 रह जाएगा, तब किस में हो जाएगी? कांच में। और कांच से 0.4 ज़्यादा तो है तारपीन में, और 0.4 कम है किसमें? नायलॉन में। आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखिए, प्रकाश तरंग के सी अनुप्रस्थ। बोलो माध्यम चाहिए क्या? माध्यम नहीं चाहिए, मतलब निर्वात में गति, और सबसे ज़्यादा वेग भी कितने? निर्वात में। अब देखिए प्रकाश समय कितना लेता है। सबसे मुख्य प्रकाश का स्रोत हम किसको मानते हैं? सूर्य को। तो सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश आता है इसमें समय लगता है लगभग 496 सेकेंड। कितना समय लगता है? 496 सेकेंड, या ये बोला जा सकता है कि 8 मिनट और 16 सेकेंड का समय लगता है। बोलो कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकेंड। एनसीईआरटी तो ये मानती है, लेकिन एग्जामिनर जब देता है तो आपको लगभग आंकड़े देता है। इसके स्थान पर या तो 496 का देगा 500 सेकेंड, या फिर आपको देगा 8 मिनट और 20 सेकेंड। तो लगभग समय आपको याद रखना है, 500 सेकेंड भी दे सकता है। वैसे ओरिजिनल कितना होगा? तो 496 सेकेंड या 8 मिनट और 16 सेकेंड का समय लगता है। किसके प्रकाश को? सूर्य के प्रकाश को। अब मैं चंद्रमा का पूछूं, चंद्रमा के प्रकाश को कितना समय लगेगा? चंद्रमा का प्रकाश आता है क्या पृथ्वी पर? आता है क्या? गलत बात, नहीं आता। मैं कह रहा हूं नहीं आता, आता है। चंद्रमा का खुद का प्रकाश होता ही नहीं है। चंद्रमा तो केवल सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके यहां पर भेजता है। तो चंद्रमा का प्रकाश नहीं आता, सूर्य का जो प्रकाश होता है उसको परावर्तित करके भेजता है। तो वो परावर्तित प्रकाश जो है चंद्रमा से आने वाला, उसमें समय लगता है 1.28 सेकेंड का। कितना समय लगता है? 1.28 सेकेंड, या इसी को लगभग माना जा सकता है 1.3 सेकेंड का समय लगता है। बोलो कितना समय लगता है? 1.28 या 1.3 सेकेंड। किसका प्रकाश आने में? चंद्रमा का नहीं, चंद्रमा का परावर्तित प्रकाश आने में। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश आने में किसके को परावर्तित करेगा? तो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके अपने पास भेजता है। इतनी बात सबके क्लियर है? अगला देखिए, इन घटनाओं के आधार पर, ये जो प्रकाश घटनाएं करता है सीधी रेखा में चलता है, इन्हीं के आधार पर अन्य कुछ घटनाएं अपने यहाँ देखने को मिलती हैं। जैसे प्रकाश का परावर्तन देखने को मिलता है, अपवर्तन देखने को मिलता है, इसके अलावा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन, विवर्तन, व्यतिकरण, ये सारी घटनाएं अपने को दिखाई देती हैं। उन चीज़ों को एक बार समझेंगे, उससे पहले प्रकाश के तथ्य किस किसने दिए वो और देखिए, क्योंकि डायरेक्ट कभी कभी पूछ लेता है ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया।
सबसे पहले तो प्रकाश के बारे में बताया था प्लेटो ने। किसने बताया? दोबारा बोलो, किसने? और प्लेटो ने बताया था कि प्रकाश जो है ये कणों के रूप में चलता है। बोलो, किसके रूप में? और आंखों से भी कुछ कण निकलते हैं, फिर वो वस्तु पर प्रकाश के कण पड़ते हैं और आंखों वाले कण जब पड़ते हैं वस्तु पर तब वस्तु हमें दिखाई देती है। क्या ऐसा होता है? आपकी आंखों से कण निकलते हैं। इनके चेला आया, कौन था इनका शिष्य? अरस्तु। अरस्तु जी आए, अरस्तु ने कहा कि ये जो गुरुजी हैं ये आपको पागल बना रहे हैं, मैं बताता हूँ सही बात क्या है। तो अरस्तु जी ने बताया कि ये कणों के रूप में गति नहीं करता है, आँखों से दिव्य किरणें निकलती हैं और प्रकाश की भी जो किरणें हैं वो आपस में जब टकराती हैं तब वस्तु हमें दिखाई देती है। वस्तुओं को दिखाने में सहायक कौन है? प्रकाश। तो दिखाई देने वाली चीज़ें ही वो सब बता रहे थे। अरस्तु की बात को भी नहीं माना गया। फिर आए हाइगेंस सर, और हाइगेंस ने बताया प्रकाश का तरंग सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? उन्होंने कहा कि प्रकाश तरंगों के रूप में गति करता है, किरणों के रूप में या फिर जो कण हैं उनके रूप में गति नहीं करता है। और ये तरंगे जो हैं जब वस्तु पर टकराती हैं तो टकराने के बाद फिर अपनी आंखों से तरंगे निकलती हैं, वो टकराती हैं, तब हमें वस्तु दिखाई देती। ये बात भी नहीं मानी गई। तुरंत न्यूटन सर आए। न्यूटन सर ने एक सिद्धांत दिया, कर्पस्कुलर सिद्धांत। बोलो, कौन सा सिद्धांत? यही सिद्धांत मानते हैं हम, इसलिए बता रहा हूं मैं। कर्पस्कुलर सिद्धांत दिया था। बोलो, कौन सा सिद्धांत दिया? किसने दिया? न्यूटन ने। बोलो, किसने दिया? तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाइगेंस ने। कण सिद्धांत दिया प्लेटो ने, और उसके बाद में किरणों का, दिव्य किरणों का सिद्धांत दिया था अरस्तु ने। तो ये न्यूटन सर जो थे इन्होंने कर्पस्कुलर सिद्धांत में एक बात बताई कि प्रकाश की, ये सभी बता रहे हैं कि कण में चलता है, तरंगों में चलता है, किसी में भी नहीं चलता। ये प्रकाश जो है आता तो एक किरण के रूप में है, लेकिन वस्तु पर जब ये पड़ता है तो पड़ने के बाद ये 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है। और उसके बाद में वस्तु में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके कारण हमें केवल एक ही प्रकार की वस्तु दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि वस्तु या तो क्या करती है, प्रकाश की किरणों को वापस भेज देती है या प्रकाश की किरणों को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। तो इस गुण के आधार पर उन्होंने बताया कि यदि वस्तु प्रकाश की सभी किरणों को अपने अंदर अवशोषित करे और केवल एक रंग का ही परावर्तन करे, तो जिस रंग का वस्तु परावर्तन करेगी वस्तु हमें उसी रंग की दिखाई देगी। क्लियर है? समझ में आई बात? दोबारा इन्होंने एक और बात बताई, ऐसा भी हो सकता है कि वस्तु परावर्तन करे ही नहीं, सभी रंगों को अपने अंदर अवशोषित कर ले। तो यदि वस्तु सभी रंगों को अपने अंदर अवशोषित करेगी तो वस्तु हमें काले रंग की दिखाई देगी। कैसे रंग की दिखाई देगी? काले रंग की। और यदि वस्तु सभी रंगों का ही परावर्तन कर दे तो उसके बाद हमें वस्तु सफ़ेद रंग की दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी? इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। गर्मियों में आप काले कपड़े पहनने के बजाय सफ़ेद कपड़े पहनना पसंद करते हो, जबकि सर्दियों में सफ़ेद की तुलना में काले कपड़े पहने जाते हैं। क्यों? काला जो कपड़ा है, अभी मैंने बताया, काली वस्तु कब दिखाई देगी? जब सभी रंगों को अपने अंदर अवशोषित करेगी। तो प्रकाश जो आएगा सूर्य का वो सभी रंगों को अपने अंदर क्या करेगी? काली वस्तु अगर पहन रखी है आपने, काला कपड़ा पहना है तो अपने अंदर लेगा, और अपने अंदर प्रकाश जब जाएगा तो बॉडी का हीट अपने आप क्या होगी? बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। जबकि सफ़ेद यदि पहन रखा है तो सफ़ेद रंग क्या करेगा? बाहर से प्रकाश की किरण आई, यहीं से उसको रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देगा, अपने शरीर के अंदर उस ऊष्मा को प्रवेश नहीं करने देगा। तो काली वस्तु कब दिखेगी? जब सभी रंगों को अवशोषित करेगी। सफ़ेद कब दिखेगी? जब सभी रंगों को परावर्तित करेगी। और किसी भी एक विशेष रंग की कब दिखाई देगी? जब 7 रंगों में से किसी एक रंग को तो क्या करे? परावर्तित करे, और बाकी 6 रंगों को क्या कर ले? अपने अंदर अवशोषित कर ले। कौन से सिद्धांत में बताई ये बात? कर्पस्कुलर में। किसने बताई? न्यूटन ने। अब अरस्तु जी को शांति नहीं आई कि प्रकाश के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं हमने, जो बताया था वो गलत हो गया। अब दोबारा अरस्तु सर आए और अरस्तु ने वापस आके परावर्तन के नियम दिए। किसके नियम दिए? परावर्तन के। और साथ में एक और चीज़ बताई कि प्रकाश हमेशा गति करेगा तो सीधी रेखा में ही गति करेगा। कैसे गति करेगा? सीधी रेखा में। ऐसा कभी नहीं होगा कि प्रकाश किसी वस्तु से टकराए और टकराने के बाद साइड में से चला जाए। जैसे यहाँ पर छेद है, यदि इसके अंदर हो कोई तो प्रकाश आएगा तो सीधी रेखा में आएगा। वो ऐसा नहीं है कि यहाँ से प्रवेश करने के बाद उधर चला जाए।
कभी भी प्रकाश मुड़ता नहीं है, प्रकाश किरण हमेशा कहाँ चलती है, स्ट्रेट लाइन में या सीधी रेखा में गति करती है। किसने बताई ये बात? अरस्तु ने। किसने बताई? अरस्तु ने। और नियम किसके दिए? परावर्तन के। बोलो किसके नियम? अच्छा, परावर्तन नाम आता है तो साथ में दूसरा नाम भी आता है अपवर्तन। तो ये भी सवाल उठना चाहिए कि अपवर्तन के किसने दिए फिर? तो अपवर्तन के नियम दिए थे अल्हाजेन ने। किसने दिए? अल्हाजेन ने दिए थे। अपवर्तन के नियम किसने दिए? अल्हाजेन। नाम याद आपको ही करने पड़ेंगे, मेरे पास ऐसी कोई ट्रिक नहीं है कि मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको हिस्सा काट के दे दूँ और आपको अपने आप याद हो जाए। नाम तो खुद को ही करने पड़ेंगे। आज समझने वाली चीज़ें जो है वो मैं आपको समझाऊंगा। दोबारा एक बार शुरू से फिर कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले रोमर ने वेग ज्ञात किया 1675 में। 6 प्रकार के वेग बताए। सबसे ज़्यादा बताया था किसमें? निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 6 वस्तुओं में वेग बताए, जिनमें सबसे कम बताया किसमें? नायलॉन में 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद में सबसे पहले प्रकाश के सिद्धांत किसने दिए? तो प्लेटो ने। प्लेटो के बाद में किसने दिए? अरस्तु ने। अरस्तु के बाद बताया हाइगेंस ने। हाइगेंस ने दिया था तरंग सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? तरंग सिद्धांत। उसके बाद में कर्पस्कुलर किसके द्वारा दिया गया? न्यूटन द्वारा। परावर्तन के नियम किसके द्वारा दिए गए? अरस्तु द्वारा। सीधी रेखा में गमन किसने बताया? अरस्तु ने। अपवर्तन के नियम किसने दिए? तो अल्हाजेन ने। इसके बाद में जो अभी मैंने शुरुआत में बताया था आपको, क्वांटम सिद्धांत जो है वो किसने दिया? मैक्स प्लांक ने। किसने दिया? लेकिन मैक्स प्लांक ने केवल क्वांटा तक की परिभाषा दी थी। उसके बाद फोटोन जो निकाला था, फोटोन की जो खोज की थी, फोटोन को नाम जो दिया था वो दिया था आइंस्टीन ने। किसने नाम दिया? इसीलिए मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स का पिता किसको कहा जाता है? आइंस्टीन को। यहाँ तक सबकी समझ में आई? अब देखिए, अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण, विवर्तन, प्रकीर्णन, ये घटनाएं होती क्या है? देखिए, परावर्तन क्या होता है? नियम किसने दिए? अभी बताया परावर्तन के नियम किसने दिए? अरस्तु ने। परावर्तन नियम किसने दिए? अरस्तु ने। देखिए अब इसमें परावर्तन क्या है कि यदि कोई प्रकाश की किरण आए, चलेगी तो सीधी रेखा में, मुड़ेगी तो है नहीं। तो यदि कोई ऐसी सतह से टकराए जो परावर्तक सतह हो, परावर्तक सतह का मतलब है कोई भी ऐसी सतह नहीं होनी चाहिए जो प्रकाश की किरणों को अपने अंदर अवशोषित करे। तो उस सतह पर यदि प्रकाश की किरण आएगी तो आने के बाद वो उसी माध्यम में वापस चली जाएगी। यानी माध्यम जब परिवर्तित करेगी प्रकाश की किरण, तो यदि सतह चमकीली है या परावर्तक है तो उस सतह से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में चली जाएगी। इसके लिए 3 नियम दिए थे। 3 नियम में पहला नियम जो दिया इन्होंने ये बताया था कि जो आपतित किरण है, आपतित किरण का मतलब जो प्रकाश की आने वाली किरण है जो आती है, आने वाली किरण यदि यहाँ पर टकरा रही है तो ये टकराने वाला जो बिंदु है इससे हम एक डेटम लाइन निकालते हैं, होती नहीं है वास्तव में, काल्पनिक रेखा खींचते हैं जिसको नाम दिया जाता है अभिलंब। क्या नाम दिया जाता है? अभिलंब। आने वाली जो किरण है प्रकाश की इसको कहा जाता है आपतित किरण। बोलो कौन सी किरण? और ये टकराकर जो वापस जाती है इसको कहा जाता है परावर्तित किरण। बोलो कौन सी किरण? क्योंकि यहाँ पर घटना कौन सी हुई है? परावर्तन की। इसीलिए परावर्तन के पश्चात जो किरण जाएगी उसको क्या नाम देंगे? परावर्तित किरण। तो पहला नियम तो इन्होंने दिया कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण जो होते हैं ये तीनों एक ही तल पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? एक ही तल पर। तो एक ही तल पर अपने को दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने ये बताई कि अभिलंब के साथ में आपतित किरण जितना कोण बनाएगी, यानी ये वाला कोण, माना कि ये वाला कोण बन रहा है थीटा, तो परावर्तित किरण जो है वो भी अभिलंब से कितना कोण बनाएगी? थीटा। यानी आने वाली किरण जितना कोण बनाएगी, जाने वाली किरण भी क्या बनाएगी? बराबर कोण बनाएगी। और ये जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनता है इसको कहा जाता है आपतन कोण। क्या कहा जाता है? और इसको दर्शाया जाता है साइन आई से। किससे दर्शाया जाता है? साइन आई से। परावर्तित किरण जो अभिलंब से कोण बनाती है इसको कहा जाता है परावर्तन कोण। क्या कहा जाता है?
परावर्तन कोण और इसको दर्शाते हैं साइन आर से। किससे दर्शाते हैं? तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर हैं, मतलब साइन आई बराबर होगा किसके? लेकिन ये कंडीशन अपवर्तन की घटना के दौरान कभी भी बराबर नहीं होती है। या तो साइन आई ज्यादा होगा या फिर साइन आर ज्यादा होगा, कोई ना कोई एक कम और एक ज्यादा पाया जाएगा, क्योंकि उस समय किरण जो आती है वो माध्यम परिवर्तन के दौरान पथ से विचलित हो जाती है, यानी समान पथ में सीधी रेखा में गति नहीं करती है। वो होता किस लिए है? तो माध्यम दोनों जो हैं उन दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग पाई जाती है और अलग अलग चाल के आधार पर ही वो अपने पथ से विचलित होकर दूसरा रास्ता अपना लेती है, या तो अभिलंब के पास आती है या अभिलंब से दूर चली जाती है। कब पास आती है कब दूर जाती है वो भी बताएंगे, सघन से विरल में जाएगी या विरल से सघन में। यहाँ देखिए, पहला बताया आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण क्या होंगे? एक ही तल में। आपतित किरण अभिलंब से जितना कोण बनाएगी वो तो क्या कहलाएगा? आपतन कोण। अभिलंब परावर्तित किरण से जो कोण बनाएगी वो परावर्तित कोण। और आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होगा? हमेशा बराबर, मतलब साइन आई किसके बराबर होगा? साइन आर के। यहीं से अब मैं एक बार आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना भी बताता हूँ। है तो परावर्तन ही वो भी, लेकिन होता क्या है उसमें? एक्चुअल में यहाँ पर ये एंगल और ये दूसरा एंगल जो है, इन दोनों का मान जो है 90 डिग्री से कम रहता है। कितना रहता है? 90 डिग्री से कम। और 90 डिग्री का जो कोण होता है उसको साधारणतः बोला जाता है क्रांतिक कोण। क्या बोला जाता है? क्रांतिक कोण जो है ये यदि बनता है, मतलब 90 डिग्री कोण बनता है, तब तो ये परावर्तन की घटना जो है इसको साधारण परावर्तन नहीं कहकर हम कह देते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। या तो एंगल कितना हो? 90 डिग्री, या 90 डिग्री से अधिक हो। उस समय वस्तु हमें अत्यधिक चमकीली दिखाई देती है, तो उस घटना को तो नाम दिया जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और यदि ये कोण का मान 90 डिग्री से कम है तो इस घटना को नाम दिया जाता है क्या? परावर्तन। एक सिंगल कोण का मान नहीं बता रहा हूं मैं बता रहा हूं इन दोनों के योग के बाद में 90 डिग्री। आपतित किरण जो अभिलंब से बनाएगी यानी आपतन कोण, और अभिलंब जो परावर्तित किरण से बनाएगा यानी परावर्तित कोण, इन दोनों का मान जो होगा वो 90 डिग्री यदि होगा तब कहलाएगा कौन सा कोण? क्रांतिक कोण। और घटना कौन सी होगी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और यदि इससे ज़्यादा मान है तो, इससे ज़्यादा भी मान है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, लेकिन कम मान होगा तब केवल परावर्तन। अब दोनों के एग्जाम्पल में कैसे अंतर लें? तो यदि वस्तुएं चमकीली ज़्यादा दिखाई दें तब तो घटना बतानी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कौन सी बतानी है? लेकिन यदि आपको केवल वस्तुएं दिखाई दे रही हैं या कम चमकीली दिखाई दे रही हैं तब आपको घटना बतानी है कौन सी? परावर्तन। जैसे अब मैं आपको एग्जाम्पल मुख्य जो पूछे जाते हैं वो बताता हूं। रेगिस्तान में आप कभी जाओगे तो रेगिस्तान में हिरण जो होता है वो देखता है, हिरण को बोला जाता है मृग। क्या बोला जाता है? और प्यास को बोला जाता है तृष्णा। क्या बोला जाता है? तृष्णा। तो एग्जाम्पल डायरेक्ट देता है आपको, मृग तृष्णा का बनना किसका उदाहरण है? तो मृग तृष्णा का मतलब है हिरण प्यास के कारण क्या होता है? इधर उधर भटकता है। भटकता क्यों है? क्योंकि वहां पर रेगिस्तान में रेतीले पहाड़ होंगे, मिट्टी होगी, तो समतल जमीन तो है नहीं, तो जमीन में उसमें कर्व बना रहेगा ऐसे। तो ऐसे जब कर्व रहेगा तो इस कर्व पर माना कि प्रकाश की किरण यहाँ आई, अब टकराने के बाद ये सीधा होता तो उतने ही कोण से वापस जाती, लेकिन ये मुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये ज़्यादा कोण से इधर भेजेगी इसको। तो यहाँ पर जो ये एंगल बनेगा ये 90 डिग्री से क्या बनेगा? ज़्यादा। तो इसी के कारण उस हिरण को जहाँ छायादार जगह होती है, जैसे कोई पेड़ है तो पेड़ के छाया के दूसरी पार में उसी साइड में क्यों दिखाई देता है? उसी साइड में क्यों दिखता है? क्योंकि यहाँ जो माध्यम है वही माध्यम पूरे आसपास है उसके, लेकिन जहाँ पर ठंडी वायु है वहाँ पर प्रकाश की चाल जो है वो गर्म वायु की तुलना में कम पाई जाएगी, तो वहाँ का माध्यम अलग है। तो माध्यम बीच में चेंज होने के कारण ये जो एंगल है ये ज़्यादा बनेगा, तो उसको एहसास होगा कि पेड़ के उस पार पानी भरा हुआ है। हिरण दौड़ता हुआ आएगा पानी की तलाश में, वहाँ आके देखेगा पानी वानी कुछ नहीं है, फिर दूर उसको अगली जगह पर दिखाई देगा कि वहाँ पर उस पेड़ के पास में भरा हुआ है। ऐसे करके वो हिरण घूमता रहता है और पानी की तलाश में ही वो समाप्त हो जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है?
मृग तृष्णा। अब उदाहरण किसका बताना है 90 से ज़्यादा बड़ा, तो कौन सा उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सड़कों पर आप जाते हो गर्मियों में, तो सड़क पर भी बिना बरसात के आपको दिखाई देता है कि रोड पर आगे पानी भरा हुआ है कुछ दूरी पर, लगता है क्या? वो जहाँ पर कर्व होता है रोड में वहीं पे दिखाई देता है, आपको सीधे फ्लैट में दिखाई नहीं देता। कर्व में भी उस समय भी 90 डिग्री या 90 डिग्री से एक्स्ट्रा एंगल बनता है, इसीलिए वो घटना भी कौन सी बतानी है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नॉर्मली प्रकाशिक तंतु, रात्रि को वो देखा होगा आपने, जुगनू एक जीव होता है, जुगनू, बैक बत्ती जलती है, उसके पीछे लाइट जलती है रेड रेड, देखिए क्या? वो चमकीला दिखाई देता है। भौरे के भी कभी पंख देखे हों आपने, वो भी आपको चमकीले दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद आपकी आंखों से जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री से ज़्यादा बनता है। इसीलिए आप घटना बताएंगे प्रकाशिक तंतु यदि चमक रहा है तो उसमें घटना होगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बोलो कौन सी घटना? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझ में आई बात? पानी भरा हुआ है, पानी के अंदर आप कोई भी रॉड डाल दो, कांच की नली, उसके अंदर जैसे ही डालोगे आप, तो एक तो आपको वो मुड़ी हुई दिखाई देगी, उसमें तो घटना बतानी है अपवर्तन की। लेकिन वही आपको अगर पानी के अंदर चमकीली दिखाई दे रही है तब घटना कौन सी बताओगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। हीरा चमकता है, उसमें भी घटना कौन सी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नॉर्मली जो कांच चमकता है उसमें घटना बताओ। कांच भी तो चमकता है, मोबाइल का भी कांच चमकता है, कौन सी घटना? केवल परावर्तन। कौन सी घटना? क्योंकि इसकी सतह जो है ये फ्लैट होती है, तो आने वाली किरण और जाने वाली किरण जो है अभिलंब से बराबर कोण बनाती है, और बराबर कोण बनाती है इसका मतलब 90 डिग्री से कम कोण बनाएगी। तो इसमें घटना कौन सी बतानी है? केवल परावर्तन। लेकिन यदि इसी कांच को फोड़ दिया जाए तो फोड़ने के बाद में ये कांच आपको ज़्यादा तीव्रता से चमकता हुआ दिखता है, होता है क्या? तब घटना बदल जाएगी, तब कौन सी हो जाएगी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। याद रहेगा, हीरा चमकेगा वो भी घटना कौन सा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर परावर्तन में क्या बचा? तो जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है वो सारी घटनाएं परावर्तन के कारण हो रही हैं। मैं आपको दिख रहा हूँ क्या? सबको दिख रहा हूँ? बोर्ड दिख रहा है, ये दीवार दिख रही है, पंखा दिख रहा है, ये मोबाइल दिख रहा है, सब दिख रहा है। इसका मतलब इन सब में घटनाएं कौन सी हो रही हैं? परावर्तन की। दुनिया में सभी वस्तुओं का दिखाई देना कौन सी घटना है? परावर्तन। ग्रहों का चमकना किस घटना के कारण? तो भी परावर्तन। किसके कारण? परावर्तन। क्योंकि ग्रह आपको ज़्यादा चमकीले दिखाई नहीं देते, केवल कभी कभी शुक्र ग्रह जो है वो चमकीला दिखाई देगा। तो यदि शुक्र के लिए बोला जाए तब तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन बताना है, और केवल यदि ग्रह पूछे जाएं तो घटना कौन सी? परावर्तन की। चलिए, चेयर दिखाई दे रही है, ये भी टेबल दिखाई दे रही है, सब परावर्तन की। दो चीज़ें चमकीली, हाँ, ट्यूबलाइट ये चमकती है, इसमें गैसीय विकिरण होता है उसके कारण चमकती है, क्योंकि इसमें पारे की वाष्प जो है वो क्रिया कर लेती है ऑर्गन और नियोन के साथ में, तो उसके कारण ये तंतु आपको चमकीला दिखाई देता है। इसमें परावर्तन अपवर्तन कोई घटना नहीं होती है। समझ में आई? चलो देखिए एक और चीज़, चमकीली घटनाएं आपको किस में दिखाई देंगी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। लेकिन दो चीज़ें आप याद रख लेना, बर्फ़ के मैदान, बर्फ़ में जाओगे आप कभी भी, जैसे कश्मीर साइड में चल जाओ, बर्फ़ भी आपको कभी कभी की चमकीली दिखाई देगी। नमक, जहाँ पर रेतीले मैदान है नमक के, या नमक जहाँ पर बनता है, जैसे सांभर झील है पास में जयपुर के, यहाँ यदि चले जाओ तो वो नमक भी आपको चमकीला दिखाई देता है। ये बर्फ़ और नमक का चमकीला दिखाई देना केवल परावर्तन की घटना है। किसकी घटना है? केवल। तो रट के ऐसे नहीं जाना है कि चमकीला जो दिखाई देगा सबका सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। जिनमें एंगल 90 से ऊपर बने, ज़्यादा चमकीली दिखाई दें, वो सभी घटनाएं होंगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। जबकि दो चीज़ें चमकीली दिखाई दें, यदि बर्फ़ के मैदान या नमक के मैदान चमकीले दिखाई दे तो घटना कौन सी? केवल परावर्तन। या वस्तुएं केवल दिखाई दे तो भी परावर्तन। सभी रंग दिखाई दें वो भी घटना कौन सी? परावर्तन। समझ में आई इतनी बात? परावर्तन में क्या होगा? होगा क्या परावर्तन में? आएगी किरण, वापस जाएगी, दोनों ही एंगल कहाँ से बराबर बनाएंगी? अभिलंब से। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर, तीनों एक ही तल में स्थित होंगे। ये दो नियम दिए थे, किसने दिए पूछे तो? अरस्तु ने दिए थे। और सीधी रेखा में गमन भी किसने बताया? अरस्तु ने ही बताया था। यहाँ तक सबके क्लियर है? अब देखिए, पूछा क्या जाता है आपसे, ये कोई नहीं पूछेगा कि इसका नियम क्या है, पूछता आपसे एग्जाम्पल ही है। एक एग्जाम्पल कोई भी देगा और फिर पूछेगा निम्न में से किस घटना का उदाहरण है ये, तो वो उदाहरण ही आपसे पूछे जाते हैं। इसलिए एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। भले ही परिभाषा आपको याद रहे नहीं रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
एग्जाम्पल पूछता है। आजकल पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया, आपने देखे हो तो। अभी के पेपर देखें क्या लेटेस्ट किसी ने? रेलवे के एग्ज़ाम हुए थे अभी, एनटीपीसी के ग्रुप डी के एग्ज़ाम हुए थे, वो यदि किसी ने देखे हों तो उनसे आपको एक्चुअल लेवल पता चलेगा कि पेपर लेवल क्या चल रहा है। पहले डायरेक्ट पूछ लेता था बताइए कोशिका का खोजकर्ता कौन है, या फिर पूछ लेता था कोशिका का शक्तिग्रह किसको कहा जाता है, विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, केमिस्ट्री का जनक कौन है, सीधे सीधे क्वेश्चन उठा के दे देता था, परमाणु क्रमांक पूछ लेता था सीधा। अभी आजकल पैटर्न ये है कि क्वेश्चन पढ़ना पूरा पड़ेगा आपको, भले ही वो याद है तो भी, क्योंकि ऑप्शन देगा 4 और 4 ऑप्शन में फिर नीचे और 4 ऑप्शन देगा। उन 4 में से पहले आपको देखना है कौन कौन से सही है या कौन कौन से गलत है, फिर नीचे वाले में से आपको क्लिक करना है। मतलब पढ़ने का पूरा 1 मिनट लेगा ही लेगा वो टाइम। तो टाइम जिसने बचा लिया, अभी कंपटीशन टाइम का है, केवल पढ़ाई का कंपटीशन नहीं रहा, अब टाइम का कंपटीशन है। जिसने वास्तविक तैयारी की है और डीपली पढ़ा है और जिसके पास टाइम कंज्यूमिंग की प्रक्रिया है कि टाइम बचाना कैसे, वो अब के कंपटीशन में पास होगा। बाकी ज्ञान कितना ही हो किसी को, वो ज्ञान वाला आजकल पास नहीं होगा। ज्ञान वाला करेगा, क्वेश्चन करने लगेगा, पहले क्वेश्चन से करने लग गया। 100 क्वेश्चन है माना कि एग्जाम में 90 मिनट का टाइम मिलेगा 100 क्वेश्चन को, इससे ज़्यादा तो मिलना नहीं है, 1.5 घंटे का। अब 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं तो करते जाओ। क्या हिसाब से करोगे? 1 मिनट की दर से भी करोगे तो भी 90 क्वेश्चन पढ़ पाओगे। लेकिन मैथ्स का क्वेश्चन एक आ गया, अब ऑप्शन 4 दे रखे, उनमें से आपका आंसर मैच नहीं हो रहा है। आंसर निकाल पा रहे हो आप, आंसर मैच नहीं हुआ, क्या करोगे? क्वेश्चन को छोड़ दोगे एक बार करके? नहीं छोड़ता कोई। 1 मिनट उस क्वेश्चन के ऊपर आपने लगाया है तो उसके बाद फिर प्रयास करोगे कि आंसर आना ही चाहिए, फिर नहीं आया दूसरी बार तो अब तो टाइम मैंने इसमें 2 मिनट दे दिया, अब तो 100% करना है इसको। उसी के चक्कर में आदमी फंस जाता है और रह जाता है। सबसे सही तरीका एग्जाम में बैठने का, चाहे मैं पढ़ाऊँ कल से नहीं पढ़ाऊँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी टीचर से पढ़ो आप भले ही। एग्ज़ाम सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका ये है, जाते ही पेपर में आपको कुछ भी आता है उसी को करो केवल। अब वो कैसे करें? वो ऐसे करें कि पहला क्वेश्चन देख लिया, देखते ही पता चल जाएगा होगा नहीं होगा, अगला स्किप करो। एक बार पेपर आधे घंटे में पूरे 100 क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं। 100 क्वेश्चन आधे घंटे में जिसने पढ़ लिए वो 80+ अटेम्प्ट करके आएगा, गारंटी दे रहा हूँ मैं। क्योंकि एक बार आधे घंटे के अटेम्प्ट में जो 100 क्वेश्चन पढ़ेगा, जो क्लिक होने वाले क्वेश्चन होंगे, जीके का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, अगर डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो उसको पढ़ के डायरेक्ट टिक की तो करना है आपको, उसमें कोई सॉल्यूशन थोड़ी करना है। तो 30 मिनट में कम से कम 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में। फिर 1 घंटा बचा, उसे 1 घंटे में आराम से मैथ रीजनिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से मैथ रीजनिंग के 50 क्वेश्चन तो 1 घंटे में करोगे। 40 पहले कर लिए, 50 आगे करने वाले हो, 90 क्वेश्चन का अटेम्प्ट हो जाएगा, 10 ही बचेंगे, क्या रहा? पास कंपटीशन। टाइम बचाना है केवल। अभी के लिए इतना ही, बाकी अपन पढ़ेंगे, यदि आपको पसंद आया होगा तो कल, बाकी आपकी मर्जी। चलिए, धन्यवाद।